देखिए, हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। शुद्ध जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम 5 ppm होनी चाहिए। ppm का मतलब आप पहले जान चुके हैं, पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ऑक्सीमीटर के द्वारा मापी जाती है और डिजोल्व ऑक्सीजन है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होगी तो वो वाटर होगा, वो प्योर वाटर की श्रेणी में आएगा, लेकिन मिनिमम 5 ppm तो होनी ही चाहिए। वाटर पोल्यूशन का ये मतलब है कि वो पोल्यूटेंट जो वाटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को परिवर्तित कर देते हैं, वाटर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। तो वाटर अगर पोल्यूटेड है तो वो हम डिजोल्व ऑक्सीजन को मेजर करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम उस वाटर की बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं इसे, को देख करके मेजर करके भी हम ये बता सकते हैं कि वो वाटर पोल्यूटेंट है या वो नॉन पोल्यूटेंट प्योर वाटर है। किसी वाटर में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो ऑर्गेनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण या अपघटन के लिए आवश्यक होती है, बीओडी कहलाती है। शुद्ध जल की बीओडी 5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वाटर है, उसमें जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसका कंप्लीट ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो बीओडी कहलाती है। अब बीओडी कितनी होनी चाहिए? 5 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम है तब तो वो वाटर शुद्ध वाटर है। अगर इससे ज्यादा है, बीओडी अगर किसी वाटर की ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो वो वाटर इम्प्योर वाटर है, वो अशुद्ध है, उसमें अशुद्धियां या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डिजोल्व है। तो कुछ जैसे हमने एयर पोल्यूशन में बात करी थी कि लाइकेन है वो सल्फर डाइऑक्साइड का बायो इंडिकेटर होता है, उसी तरह से वाटर में जो बीओडी है उसका भी बायो इंडिकेटर होता है और वो है डेफनिया ट्राउट फिश स्टोन फ्लाई का लार्वा। तो देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बीओडी के बायो इंडिकेटर, यानी अगर वाटर बॉडी में बीओडी अधिक हो जाएगी, वो पोल्यूटेंट की ओर चला जाएगा, तो उस वाटर बॉडी में डेफनिया सबसे पहले डिसअपियर हो जाएंगे, ट्राउट फिशेस डेड हो जाएंगी, स्टोन फ्लाई का लार्वा डिसअपियर हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो वो वाटर सुपरफिशियली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसका बीओडी ज्यादा हो गया है। अगर वाटर की बीओडी अधिक है तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगी, वह पानी अशुद्ध कहलाता है। तो देखिए, डिजोल्व ऑक्सीजन का बीओडी से वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने में काम आती है, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन कम होगी और बीओडी बढ़ती जाएगी। ये इनका रिलेशनशिप है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। फिर बात करते हैं सीओडी की। सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर में ऑक्सीकृत होने योग्य ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थों का मापन सीओडी कहलाता है। सीओडी की मात्रा बीओडी से अधिक होती है। वाटर का यदि सीओडी अधिक होगा तो वो वाटर पोल्यूटेंट की श्रेणी की ओर जाएगा। सीओडी की मात्रा बीओडी से अधिक होती है। सीओडी का मापन पोटेशियम डाइक्रोमेट से किया जाता है। तो वाटर का यदि हमें सीओडी मेजर करना है तो वो सीओडी हम कैसे मेजर करेंगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ टाइट्रेशन करके मेजर करेंगे। अगर वाटर की बीओडी अधिक है तो उसकी सीओडी भी अधिक ही होगी। तो ये मान के चलिए कि बीओडी और सीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और बीओडी सीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन के साथ इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होती हैं। उसके बाद बात करते हैं टर्बिडिटी की, कि वाटर के पोल्यूशन को चेक करने के लिए हमें टर्बिडिटी को मेजर करना रिक्वायर्ड होता है। 10 की पावर -9 mm से बड़े आकार के कण टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं। इनमें लाइट पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है और प्रोड्यूसर्स को फोटोसिंथेसिस भी कम होती है। वाटर में यदि सस्पेंडेड पार्टिकल ज्यादा होंगे तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो
जो वाटर बॉडी की डेप्थ के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो जो डेप्थ में प्रोड्यूसर्स होंगे फाइटोप्लैंक्टन, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो वो वाटर होगा वो पोल्यूटेड हो जाएगा, उसका डीओ कम और बीओटी बढ़ जाएगी। मुख्यतः एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स एल्गी होते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा कितनी परमिशिएबल होती है। तो देखिए वाटर के अंदर यदि 1.5 ppm अगर फ्लोराइड डिसॉल्व होगा तो वो परमिशिएबल है पार्ट्स पर मिलियन में। इससे अधिक मात्रा होने पर फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस में बोन और टिथ में असाधारण कैल्सिफिकेशन हो जाता है। आप ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है CaF2 और कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन मेन कंटेंट बोन्स में कैल्शियम फ्लोराइड का होता है। यदि आपके पास फ्लोराइड ज्यादा है तो वो हाईली डिपॉजिट होगा, तो जो मसल्स होंगे उनमें एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जॉइंट्स होंगे वो फिर फ्रीली वर्क नहीं कर पाएंगे। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट का संबंध फ्लोराइड कंट्रोल से है। अजमेर नागौर के क्षेत्र को कुबर पट्टी कहा जाता है क्योंकि वहां फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा होने से फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम। एक बात पूछी जाती है कि वो कौन सी इंडियन टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत कम खर्चे में वाटर से फ्लोराइड को अलग किया जाता है। वो नालगोंडा टेक्निक है। ये आंध्र प्रदेश का एक विलेज है, एक एरिया है, उसके नाम पर ये टेक्निक का नाम पड़ा है, जो वाटर से फ्लोराइड को सेपरेट करने में काम आती है। फिर वाटर में पोल्यूशन है, उसको मेजर हम कोलिफॉर्म काउंट से कर सकते हैं। कोलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं उनको काउंट करके वाटर पोल्यूशन को देख सकते हैं। कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म मनुष्य की इंटेस्टाइन के कोलन में पाई जाती है। देखिए कोलन जो एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं और ये फीकल के साथ निकलते रहते हैं। अगर वाटर में फीकल मिल रहा है, विस्टा मिल रही है, तो वो वाटर के अंदर फीकल मिल रहा है तो उसके अंदर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया भी होंगे। तो अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट हो गए हैं वाटर के अंदर, इसका मतलब है कि उस वाटर में सीवेज या फीकल कंटामिनेशन है। इकोलाई, जियार्डिया एक प्रोटोजोआ है। ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन कहलाता है। एंटेरोबैक्टर शुद्ध जल में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रति 100 ml में से 10,000 से कम होनी चाहिए। यानी इसका जो मैक्सिमम काउंट है वो ये कि अगर हम 100 ml वाटर का मेजर करें, स्टडी करें, तो हमारे पास 10,000 जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया से कम ही होनी चाहिए। यूट्रोफिकेशन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। इसे हिंदी में सुपोषण कहते हैं। इसके ऊपर आपकी परीक्षाओं में शॉर्ट नोट पूछे जाती हैं। यूट्रोफिकेशन सुपोषण का मतलब होता है कि जो सीवरेज वाटर के आने पर नाइट्रोजन फॉस देखो, सीवरेज वाटर या जो डोमेस्टिक वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण जो वाटर के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके नंबर बढ़ जाती हैं, एल्गी के नंबर बढ़ जाती हैं। अगर एक ही स्पीसीज के नंबर बढ़ जाएंगे तो वो दूसरी स्पीसीज को ग्रो नहीं होने देगी, जिससे उसकी बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा आने के कारण ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होता है, तो उसकी डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, बीओडी और सीओडी बढ़ जाती है। यूट्रोफिकेशन हो गया, अगर वाटर में नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो एल्गी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट में मिले तो एल्गी के नंबर बढ़ने से एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होगा और वो लाइट पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा। न्यूरोटॉक्सिक हार्मोन एक्चुअल में यहाँ कुछ ऐसे एल्गीज हैं जो न्यूरोटॉक्सिक हार्मोन सिक्रीट करती हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते। भारत के जम्मू कश्मीर में जो डल लेक है वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि डल लेक के अंदर यूट्रोफिकेशन पाया जाता है या अधिक होता है। ऑलमोस्ट जो लेक है वो यूट्रोफिकेशन की शिकार है। अब हम यूट्रोफिकेशन या सुपोषण को कैसे दूर करें, वाटर पोल्यूशन को कैसे दूर करें, तो उसके अंदर हम जर्कोनियम का छिड़काव करते हैं। ये जर्कोनियम है वो यूट्रोफिकेशन को दूर करेगा क्योंकि ये प्रिसिपिटेट कर देगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस के अशुद्धि। उसके साथ ही हम चूना है, फेरिक क्लोराइड है, फिटकड़ी है, इनका भी यूज करते हैं फॉस्फोरस की अशुद्धियों को दूर करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि वाटर के अंदर यदि कोई मेटल डिजोल्व होकर के आ जाए
तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो वाटर के अंदर यदि कैडमियम आ जाए तो उसे इथाई इथाई डिजीज हो जाती है, और ये बायो एक्यूमुलेशन से जुड़ा हुआ है। तो आगे के चैप्टर्स में हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेव संचयन बायो एक्यूमुलेशन। जो इटाई इटाई रोग है वो जापान में रिपोर्ट किया गया था। जापान में एक रिवर है जिंजू रिवर, और वहां पर पैडी या राइस की खेती होती है। तो वहां पर इसका बायो मैग्निफिकेशन हो गया और उन लोगों के अंदर इटाई इटाई रोग हो गया कैडमियम के कारण। इताई इताई का जापानी अर्थ होता है दर्द में कहराना। तो उनकी हड्डियां नरम पड़ गई और उनके जॉइंट्स में जब वो मूव करते थे तो जॉइंट्स में दर्द होता था। तो वो दर्द में जापानी लैंग्वेज में इताई इताई बोलते थे, इसलिए इस डिजीज का नाम इताई इताई पड़ गया। मीनामाटा ये बहुत पॉपुलर है। ये जापान के मीनामाटा शहर से इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया। ये मिथाइल मरकरी के कारण होता है। ये पारे से जुड़ा हुआ रोग है। इसका वाटर में बायो एक्यूमुलेशन होने के कारण मीनामाटा रोग हुआ, और ये मरकरी के कारण ये सीएनएस पे इफेक्ट और किडनी पे इफेक्ट डालती है, उसमें पॉइजनिंग करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉपर का यदि बायो एक्यूमुलेशन हो जाए वाटर में, यदि तांबा ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन और यूरेमिया होता है। साइनोसिस परीक्षाओं में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि आखिर साइनोसिस क्या होता है। साइनोसिस को हम ब्लू बेबी डिजीज या मिथेनोग्लोबिमिया भी कहते हैं। देखिए, नाइट्रेट इंटेस्टाइन में जाती है और वहां उपस्थित बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट में चेंज कर देती है। यह नाइट्राइट एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ बंद करके ये क्या बना लेता है, मिथेनोग्लोबिमिया बना लेता है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं साइनोसिस। इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के कारण होता है। बच्चों नीले पड़ जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ये मीथेन बाइंड हो जाता है। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट मिक भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि ये गैसियस है, इसका एयर पोल्यूशन से संबंध नहीं है। लेकिन जब हम इन औरों की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये गैस पोल्यूटेंट है मिक। और ये यूनियन कार्बाइड जो कंपनी के द्वारा सेविन नामक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन किया जा रहा था, और फिर उस समय ये मिक जो गैस है वो रिस गई थी, और स्पिल होने के कारण यहाँ 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। तेल रिसाव एक मुख्य वाटर पोल्यूशन का कारण है। तेल रिसाव के कारण क्या होता है कि जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑयल वाटर इनसोल्यूबल होने के कारण उसके ऊपर एक थिन लेयर बना लेता है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी कम कर देती, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सेकंड होता है डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। तीसरा, सीओडी और बीओडी जो है वो बढ़ जाती है। एक्वेटिक बर्ड्स हैं, उनकी बैकबोन जो है उसमें पाइगोस्टाइल बोन पाई जाती है। तो ये पाइगोस्टाइल बोन जो होती है उनमें प्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। प्रीन ग्लैंड्स के ऑयल को ये पक्षी अपनी चोंच के पंखों पर लपेटते हैं और पंखों को वाटरप्रूफ बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि पाइगोस्टाइल जो बोन होती है उसके पास प्रीन ग्लैंड होती है, ऑयल ग्लैंड होती है अपनी। आपने देखा होगा कि जो वाटर बर्ड्स होते हैं नॉर्मली वो अपनी पूंछ को खुजाती रहती हैं, वहां वो प्रीन ग्लैंड से ऑयल को अपनी बीक पर लगा लेते हैं, और फिर अपने जो फेदर्स है ना, पंख हैं, उनके ऊपर उसको वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर देती हैं। तो वो उनके पंखों को वाटरप्रूफ बना देती है, जिसके कारण वो पानी में डूबते नहीं हैं या वो भीगते नहीं हैं। लेकिन ये इफेक्ट, ये जो ऑयल स्पिलेज जो ऑयल होता है वो उसको इफेक्ट करता है, और उसके इफेक्ट करने के कारण वो वाटर में इंसोल्यूबल नहीं रहती है और वो डूब जाती हैं। बिल्स ब्लास्ट वाटर क्या होता है, तो देखिए बिल्स या ब्लास्ट वाटर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ जो कार्गो होती हैं वो वाटर में सेलिंग करती हैं, और उन्हीं से ही ऑयल की फिलिंग या माल ढुलता है। अब क्या होता है कि जो अगर कोई शिप है वो किसी पोर्ट के किनारे पे जाके लग गई है, अब उसके बैलेंस बनाने के लिए वहां का वाटर होता है वो जैसे जैसे सामान डिलोड होता है वैसे वैसे वो अपने टैंकर्स में वाटर को भर करके शिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है।
फिर वो वाटर को एक परफेक्ट डिस्टेंस में जाकर के रिलीज कर देता है। तो इस प्रोसेस में उस एरिया की कोई एंडेमिक वाटर स्पीसीज है वो उस टैंक में रह जाती है और फिर वो दूसरी कंट्री में पहुंच करके कंटामिनेशन करती हैं। तो बिल्ज वाटर का ही परिणाम ये है कि हमारे बंगाल की खाड़ी हो चाहे हमारे जितने भी कोस्टल एरिया हो, आप देखेंगे वहां जलकुंभी आइकोर्निया से अटी पड़ी हैं वो, और ये आइकोर्निया इसी बिल्ज वाटर से हमारे यहाँ आया था। मार्पोल संधि क्या है? ये बिल्ज वाटर से रिलेटेड ही संधि है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर जाकर के टैंकर खाली करना है और रोका जाए एक्सोटिक स्पीसीज को दूसरे एरिया में जाने के लिए। स्ट्रोंशियम 90 एक प्रकार का सॉफ्ट मेटल है, कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है, ब्लड कैंसर के लिए ये जिम्मेदार होता है, इसकी हाई अमाउंट है वो ब्लड कैंसर कोज करती है।